हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। तो फाइनली हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। ये यूनिट सेकंड है आपका। यूनिट फर्स्ट में दो चैप्टर्स आते थे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिन्हें हम निपटा चुके हैं। ठीक है। अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को जड़ से अच्छे से खत्म करेंगे विद क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों। ओके, फाइनली आई होप यू आर एक्साइटेड। ठीक है। इन द एंड ऑफ द लेक्चर लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ। ठीक है, एक एक चीज समझ आएगा। ओके, तो फाइनली आज का हमारा टॉपिक है, हम इलेक्ट्रिक करंट की पूरी फीलिंग लेंगे। अच्छा भाई, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट ये होता है, ऐसे होता है, करंट ये डायरेक्शन होता है। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट के लिए बैटरी लगाने की जरूरत क्यों होती है, और हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, है ना। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि कैसे जनरेट होता है, कैसे फ्लो होता है। सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 1 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो वंस अगेन यू आर वेलकम, इज इट। ठीक है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो करंट ज्यादा कुछ नहीं है। देखो, करंट का मतलब ही होता है बहाव। ठीक है, करंट का मतलब होता है फ्लो। तो इलेक्ट्रिक करंट यानी चार्जेस का फ्लो। Is it? So it is defined as the rate of flow of charges through any cross section of the conductor. ठीक है, मान लो कोई भी कंडक्टर है दोस्तों। ठीक है, कोई भी अगर एक कंडक्टर है, मान लो एक मैं सिलेंड्रिकल कंडक्टर ले लेता हूं। ठीक है, और इसका कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया मैंने, समझ रहे हो, ये मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया। ठीक है। ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने, फिलहाल तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इज इट। ठीक है, जब मैं बैटरी लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, कितनी तेजी के साथ इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, यही क्या होता है, इनका इलेक्ट्रिक करंट होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट्स इट। ठीक है, इज कॉल्ड करंट। और डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करना है। ठीक है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है, टुवर्ड्स राइट है, तो करंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। ठीक है, बाय कन्वेंशन जो करंट का डायरेक्शन होता है दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो प्रोटॉन भी ऐसा लगता है कि मूव कर रहे हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और प्रोटॉन्स, ठीक है, यानी प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्जेस जहां कंडक्टर में मोशन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट उधर को ही जाएगा। या आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। पहली बात तो ये, आई होप इतना समझ आया। ठीक है, इतना ठीक है। एक चीज दोस्तों, पहली बात तो स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्यों बताऊंगा, इसका तो एक डायरेक्शन होता है। अभी हमने ये देखा कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, पर अभी देखेंगे और बहुत अच्छा ही क्वेश्चन उठता भी है कंसेप्चुअली, इज इट। ठीक है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, पहली बात तो ये। ठीक है, अभी हमने करंट को क्या देखा, करंट को हमने देखा कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ना। अगर मैं मान लेता हूं एक डेल्टा टाइम dt में, ठीक है, टाइम dt में जो चार्ज है वो dq फ्लो किया इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी dq बाय dt आ जाता है दोस्तों। ठीक है, ओके ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, और जो इसका यूनिट है, यूनिट के बारे में, ओके 2 मिनट, ऐसा यूनिट ऑफ करंट, ओके ओके, चलो ठीक है। तो ऐसा यूनिट हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा। तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ओके, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, I डी टी के, इज इट। तो अब इसकी अपन फीलिंग लेते हैं। ठीक है, ओके, इस छोटे से फॉर्मूले के बेस पे एक तगड़ा कंसेप्ट बनता है कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ होता है। दोस्तों, सपोज आपको एक ग्राफ दिया है क्वेश्चन में, सपोज आपको एक ग्राफ दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, और एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस को दिखा रहा है, वाई एक्सिस करंट एक्सिस को दिखा रहा है। ठीक है, सपोज एक करंट टाइम के साथ ऐसे फ्लो कर रहा है, एज इट। ठीक है, तो हमने ये कह दिया, अगर मान लो कि टाइम t1 से लेके टाइम t2 तक, समझ रहे हो ना, टाइम t1 से लेके टाइम
T2 तक कितना चार्ज फ्लो होगा ये बता दो, कितना चार्ज फ्लो होगा ये बता दो। ठीक है, अब यहां पे देखो, तो अभी हमने देखा I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, तो कितना चार्ज फ्लो होगा अपन को ये पता करना है ना, तो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी हो जाएगा, समझ रहे हो ना, आई डी टी। ठीक है, अब यहां पे देखो, आई डी टी, ओके नाउ सी, सो अच्छा बहुत बढ़िया। अब यहां पे देखिए, तो अगर मुझे Q निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा आई डी टी को, ऑब्वियस है। ठीक है, टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ वो इंटीग्रेशन से आएगा, फ्रॉम टाइम t1 टू टाइम t2। तो और आपको पता है कि अगर मैं यहां छोटा सा एरिया लूं दोस्तों, अगर मैं यहां से छोटा सा एरिया लूं ऑफ विथ dt, ऑफ विथ dt, और ये आई हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे डी ए छोटा सा एरिया किसके इक्वल होगा, छोटा सा एरिया आई डी टी के इक्वल होता है। लेंथ इनटू ब्रेथ पता ही आपको, तो अगर लेंथ आई है और इसका ब्रेथ dt है, समझ रहे हो, अगर ब्रेथ dt है, लेंथ आई है, ब्रेथ dt है, तो इस छोटे से स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कितना होगा मुझे ये बता दो दोस्तों। इस छोटे से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो एरिया होगा दोस्तों, ऑब्वियस है वो आई डी टी होगा, और टोटल एरिया फ्रॉम T1 टू T2 क्या होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा T1 टू T2 आई डी टी। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या हम कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कि जो टोटल चार्ज T1 से T2 तक फ्लो करेगा, क्योंकि टोटल चार्ज फ्लो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, और एरिया मतलब अगेन एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू आई डी टी, तो कैन आई से कि जो नेट चार्ज जो फ्लो करेगा वो एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ होता है, वो एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ होता है। सो यहां से कैन आई से, है ना, सो टोटल चार्ज फ्लो, टोटल चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू एरिया अंडर आईटी ग्राफ, आईटी ग्राफ। तो मेन इस स्टेटमेंट को आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैंने आपको आई होप फीलिंग तो आ गई होगी, पहली बात तो फीलिंग तो आ गई होगी, पक्का फीलिंग आ गया। ठीक है, कि भाई ये तो जो आई डी टी का इंटीग्रेशन है वो चार्ज के इक्वल होता है, जितना चार्ज फ्लो किया टाइम T1 से लेके टाइम T2 में, और वही तो एरिया अंडर कर्व होता है। तो कैन आई से जो टोटल चार्ज होगा वो एरिया अंडर आईटी ग्राफ होगा, करंट टाइम ग्राफ। ठीक है, सो करंट टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, करंट टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो किसको देता है, वो चार्ज को देता है। ठीक है, पहली बात तो है, आई होप समझ आए दोस्तों। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज अभी हमने देखा कि क्यों किसके इक्वल चार्ज, ओके सॉरी करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट अभी हमने देखा करंट किसके इक्वल है, डीक्यू बाई dt के इक्वल है। तो दोस्तों यहां पे देखो ऑब्वियस है, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है कूलम, और टाइम का होता है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड ऐसे लिखो या कूलम पर सेकंड ऐसे लिखो। ठीक है, और एम्पेयर भी होता है, क्योंकि एम्पेयर एक साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में एसआई यूनिट ऑफ करंट को एम्पेयर दिया गया, यानी 1 एम्पेयर किसके इक्वल होगा, 1 एम्पेयर 1 कूलम पर 1 सेकंड, इज इट। सो कूलम पर सेकंड एसआई यूनिट ऑफ करंट बोलो। ठीक है, क्योंकि आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है यार, है ना, चार्ज बाय टाइम, तो चार्ज का कूलम होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो कूलम बाय सेकंड, इज इट, सी बाय एस, इज इट, कूलम पर सेकंड ये बोलो, या कूलम पर सेकंड ही एम्पेयर को कहा जाता है। तो फाइनली इसका बहुत फेमस जो यूनिट है वो एम्पेयर है। ठीक है, और इसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं एम्पेयर को। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। नाउ विल सी डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर गाइस। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर क्या होता है, तो मुझे खुद पहले बताओ, तुम लोग मुझे खुद बताओ, अगर मान लो, ठीक है, ओके ओके, सो अभी हमने देखा I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो यार I1 कब होगा, व्हेन dq इज इक्वल टू 1 कूलम एंड dt इज इक्वल टू 1 सेकेंड होगा ना, यानी एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर गया, 1 कूलम चार्ज फ्लो कर गया, क्योंकि I विल बी इक्वल टू 1 बाय 1, आई एम सॉरी, I इक्वल टू विल बी इक्वल टू 1 बाय 1 यानी 1 कूलम। ठीक है, यानी करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पेयर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया।
तो अगेन ना I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। आई वन कब होगा? जब डी क्यू वन कूलम हो और डी टी 1 सेकेंड हो, यानी 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड के अंदर जब फ्लो कर जाए, है ना। तो इसे रटने की जरूरत नहीं, आप इसे बना के एग्जाम में लिख सकते हो कि 1 एम्पियर ऑफ करंट इज नथिंग बट, ठीक है, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकेंड या फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, ठीक है, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो आई होप आप लोगों को इतनी फीलिंग, इतना मतलब समझ आया, ठीक है। नाउ करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, हालांकि देखो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, पर क्यों भाई? जबकि इसका एक डायरेक्शन होता है। ऑल्दो करंट हैज डायरेक्शन, ठीक है, बट इट्स अ स्केलर क्वांटिटी नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? बिकॉज करंट फॉलोज लॉ ऑफ स्केलर एडिशन एंड नॉट लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। पहली बात तो ये स्केलर एडिशन फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है, पहली बात, ठीक है। करंट को अगर ऐड करना है तो ये नहीं देखोगे कि ये वाला करंट और ये वाला करंट किस किस डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर यहां से करंट आ रहा है 2 एम्पियर, ठीक है, और यहां से करंट जा रहा है 5 एम्पियर, तो टोटल कितना निकलेगा? 7 एम्पियर ऐड होकर, ठीक है। यहां एंगल मायने नहीं रखता है, एंगल डजंट मैटर, एंगल डज नॉट मैटर। जबकि वेक्टर एडिशन में समझ रहे हो, वेक्टर एडिशन में एंगल तो मैटर करता है, क्योंकि वेक्टर एडिशन का जो रिजल्टेंट होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वो एंगल पे डिपेंड करता है। पर यहां पे करंट का फ्लो होना एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। अगर दो करंट को मैंने जोड़ दिया किसी भी एंगल में, ठीक है, चाहे पैरेलल जोड़ा चाहे कैसे भी जोड़ा, ठीक है, पर एक से 2 एम्पियर आ रहा है, दूसरे से 5 एम्पियर आ रहा है, दोनों मिलके 7 एम्पियर देंगे, एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सो यही रीजन है, रीजन आप ये लिखोगे दोस्तों, बिकॉज करंट फॉलोज लॉ ऑफ स्केलर एडिशन नॉट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अगर मान लो कि एक 5 एम्पियर एक 10 एम्पियर करंट आ रहा है, तो अपन को ये नहीं देखना कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, कितना एंगल बना रहा है, नहीं। अगर एक ही मतलब मिलके फिर एक दूसरे वायर में जा रहे हैं दोनों मिलकर, तो सिंपल 5 + 10 क्या होगा? 15। ये स्केलर एडिशन होता है, डायरेक्टली एल्जेब्रिकली ऐड होते हैं। कैसे होते हैं? एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं, है ना। वी ऐड करंट एल्जेब्रिकली, वी ऐड करंट एल्जेब्रिकली। ओके, आई होप समझ आया दोस्तों, फीलिंग आया, ठीक है, मजा आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर अभी आपने बताया कि अगर चार्ज फ्लो करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स अगर मान लो फ्लो करेंगे कंडक्टर में, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट होगा, पर ऐसा होता तो है नहीं, क्योंकि अगर मुझे किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को दौड़ाना है तो मुझे बैटरी या सोर्स ऑफ ईएमएफ कुछ ना कुछ लगाना होता है, ठीक है। अपने आप तो करंट नहीं होता ना उसमें। तो अगर मान लो सपोज अगर हम बेंच में बैठे हैं, बेंच के लोहे से भी करंट लगना चाहिए था हमें, तो दरवाजा अगर लोहे का है तो दरवाजे से भी अपने आप करंट लगना चाहिए, क्योंकि ये मेटल सारे क्या है? कंडक्टर्स है ना, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यस दोस्तों, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं यानी चार्ज मोशन में है, तो बाय डेफिनेशन उसमें करंट होना चाहिए, तो उसमें करंट तो होता ही नहीं। अगर मुझे करंट लाना है तो मुझे अलग से बैटरी लगाना पड़ता है, मुझे अलग से क्या लगाना पड़ता है? बैटरी लगाना पड़ता है, ठीक है। ऐसा क्यों? यस आपने बिल्कुल ठीक समझा, ठीक है, यस आपने बिल्कुल ठीक समझा वैसे तो, ठीक है। एक कोई भी एक कंडक्टर है दोस्तों, आई एम सो सॉरी, इसको मिटाते हैं। कोई भी एक कंडक्टर, सपोज कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री है मूव करने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, और बीच में न्यूक्लियस भी है, पर इनका रैंडम मोशन होता है, जिगजैग मोशन होता है। कभी जाके ये इलेक्ट्रॉन मान लो किसी न्यूक्लियस से जाके टकराया, न्यूक्लियस तो फिक्स होते हैं ना, फिर टकरा के इधर आए, यहां भी कोई न्यूक्लियस है, यहां टकरा के इधर गया, तो यहां कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं होता है, इनका नेट मोशन यहां ना रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, इनका थर्मल मोशन होता है। इनका क्या होता है? थर्मल मोशन। और एक कंप्लीटली रैंडम होता है, और एक कंप्लीटली क्या होता है? रैंडम। रैंडम यानी अंट संट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में है ही नहीं मोशन, समझ रहे हो? तो नेट डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हो कि उसका 0 है, तो नेट अगर मोशन हुआ ही नहीं तो करंट किस बात का, ठीक है। सो एग्जैक्टली
तो बैटरी पता है क्या काम करता है, उसका भी देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, बैटरी का वर्किंग देखेंगे, पर फिलहाल यहां देखो, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, यानी अभी तक कोई बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है एंड्स ऑफ द कंडक्टर में, ठीक है। दो अगर कोई कंडक्टर है उसके एंड के बीच, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जनरली चार्जेस मूव करते हैं, मतलब समझ गए आप, ठीक है। पर यहाँ पे देखो, पर अगर कोई बैटरी लगाया ही नहीं, कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया है हमने, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैव थर्मल मोशन, एग्जैक्टली, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर्स में है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है, पर वो थर्मल मोशन है। दे कोलाइड विद फिक्स्ड आयंस, फिक्स आयंस है ना, प्रोटॉन्स वगैरह से टकराते हैं, न्यूक्लियस वगैरह से टकराते हैं, एंड देयर डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन बिकम्स कंप्लीटली रैंडम, एग्जैक्टली। और कोलिजन के बाद रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते ही नहीं है। एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, तो ऑन एन एवरेज तो जीरो हो गया ना यार, मतलब टकरा टुकरो के वापी उसी जगह में आगे लगभग, तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो है, देयरफॉर देयर इज नो करंट। तो इसलिए कंडक्टर्स में ऐसी बात नहीं है इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं है, मोशन में है, पर रैंडमली, कंप्लीटली रैंडम मोशन होता है। तो ऑन एन एवरेज उनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है, तो इसलिए वहां पे कोई करंट नहीं होता है। पहली बात तो हमें बैटरी लगाने की जरूरत पड़ता है। इज इट फाइनली, आई होप आप लोगों को समझ आया दोस्तों। तो अब क्वेश्चन टाइम है, ठीक है, आज क्वेश्चन टाइम है, अब अपन क्वेश्चन निपटाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस के लिए चलो अपन ले लेते हैं कोई और कलर, अपन ले लेते हैं, चलो ब्लैक ही ले लेते हैं। A constant current 4 ampere passes through a wire for 8 seconds. Find the total charge flowing through the wire in the given time interval. Okay. So यहाँ देखो यार, एक कांस्टेंट करंट कितना 4 एम्पियर पास कर रहा है, एज इट कितने टाइम के लिए, तो dt कितना दिया हुआ है, t कह लो या dt कह लो, 8 सेकंड दिया हुआ है, इज इट 8 सेकंड दिया हुआ है। 8 सेकंड के लिए 4 एम्पियर का करंट भाग रहा है। फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन द गिवन टाइम इंटरवल। तो टोटल चार्ज हद है यार, मतलब dq किसके इक्वल होगा, dq i dt के इक्वल होगा। क्यों, अबे यार अभी तो हमने पढ़ा कि i इक्वल टू dq बाई dt होता है, तो dq किसके इक्वल हो जाएगा, i इंटू डी टी। आई कितना है 4 और dt कितना है 8, तो कितना हो गया 24 कूलम, ठीक है, 24 कूलम। फाइनली यही आंसर है। नकली क्वेश्चन, बहुत नकली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, a wire carries a current of 2 ampere. ओके, सो साथ के साथ लिखते जाते हैं क्या क्या अपन को गिवन है। ओके सॉरी, एक वायर है जिसमें 2 एम्पेयर का करंट दौड़ रहा है। व्हाट इज द चार्ज दैट हैज फ्लोड थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज दिस कोरिस्पॉन्ड टू। अब देखो चलो, अ वायर ऑफ कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर, एक वायर है भाई 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। व्हाट इज द चार्ज दैट हैज फ्लोज थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, तो dt कितना दिया हुआ है, dt 1 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। अगेन यार dq पूछ रहे हैं, तो dq किसके इक्वल होगा, i dt के इक्वल होगा, तो 2 इंटू 1 तो कितना हो गया 2 कूलम हो गया, 2 कूलम चार्ज। इज इट नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज दिस कोरिस्पॉन्ड टू, तो मतलब समझ रहे हो ना, 1 सेकंड के अंदर उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 2 कूलम चार्ज फ्लो कर गया, तो चार्ज किसके वजह से होगा कंडक्टर में, ऑब्वियस यार इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होगा, समझ रहे हो, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और टोटल चार्ज 2 कूलम गया है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे होंगे, समझ रहे हो, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे होंगे। सो नाउ अब अपन सेकंड पार्ट कर रहे हैं दोस्तों कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें पता है Q इक्वल टू एन ई होता है, इज इट, सो n क्या हो जाएगा Q बाई E, तो यही Q टोटल चार्ज कितना मूव किया, 2 कूलम मूव किया। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं, पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा दो, तो ये 10/8 हो जाएगा, कटिंग करके इनको काट दो ना, 10/8, चलो और काट दो, 5/4 हो जाएगा, है ना, 5/4 हो जाएगा। चलो इसे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4, और 10⁻⁻19 ऊपर जाके +19 हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ रहा है, फाइनली अपन n आ रहा है 5/4 इंटू 10⁻19। तो जब मैं इसे 5 को 4 से डिवाइड करूंगा 1 पॉइंट कितना आएगा, 5 को 4 से डिवाइड करो 25, ओके 1.25 एग्जैक्टली ऐसे ही आएगा ना।
करके देख लेते हैं भाई, करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। जब तुम 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 से 4 माइनस 1.0 2 8 2 पॉइंट लगाएगा, 2 आएगा तो पॉइंट लगाएंगे 0 5 पे, बिल्कुल 1.25 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स इज इट। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड के अंदर पास हुए, तभी 2 कूलम मतलब चार्ज जनरेट हुआ इज इट। सो आई होप ये फीलिंग आई आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वन मोर क्वेश्चन गाइस, वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चनों की लड़ी है देखो भाई, फिजिक्स विदाउट क्वेश्चन इज नथिंग, मैं पहले बता देना चाहता हूँ आपको, ठीक है। हमने पढ़ तो लिया आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई का एम्पेयर होता है, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 2 और क्वेश्चन रह गए। अगला क्वेश्चन ग्राफ का क्वेश्चन है, एरिया का क्वेश्चन है। हमने ये भी पढ़ लिया कि जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज किसी टाइम इंटरवल में कितना फ्लो किया, कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर IT ग्राफ, ठीक है। तो तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक कि आप क्वेश्चन नहीं कर लेते, पहली बात तो। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द करंट इन अ वायर वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दिस। तो करंट है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, समझ रहे हो, मतलब टाइम के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। अगर जब तुम मतलब समझो, यहाँ पे सॉल्यूशन में मैं देखो यहाँ क्या बोला हुआ है कि जो करंट है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है 3 + 2t एम्पेयर। ए का मतलब एम्पेयर है, ठीक है, ए का मतलब है एम्पेयर, यूनिट है करंट का। और जब टाइम 0 पुट करोगे तो 3 एम्पेयर आएगा, यानी जब टाइम 0 था, जब स्टार्ट, तो 3 एम्पेयर ऑलरेडी था। जब टाइम t को 1 पुट करोगे तो 5 एम्पेयर, 2 पुट करोगे तो 2 to the 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 एम्पेयर। तो जब टाइम बढ़ाओगे तो करंट बढ़ रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है, ठीक है, यानी टाइम के साथ करंट वेरी कर रहा है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ये बोलना चाहता है, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ द चार्ज पास a cross section of the wire in the time interval between t is equal to 0 to t is equal to 4 second, t is equal to 4 second, okay। तो कितना चार्ज पास हुआ 0 से लेके 4 सेकेंड के बीच। अभी हमें पता है कि I is equal to dq by dt होता है, तो दोस्तों dq किसके इक्वल हो जाएगा, I dt के। अच्छा, तो और I किसके इक्वल दिया हुआ है 3 + 2t, आई की वैल्यू देखो ना, आई ऐसे वेरी कर रहा है और यहाँ dt आ जाएगा। और अगर मुझे नेट चार्ज निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, dq को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी मुझे 3 + 2t को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और टाइम कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 4 सेकेंड तक, इज इट, यही होगा, ठीक है। सो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है 3t + 2t² 2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप इंटीग्रेशन आप लोगों को आता है, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। 3 दोस्तों, 3 का इंटीग्रेशन एक्चुअली में क्या होगा, इंटीग्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा 3 dt + 2t dt, ठीक है। तो पावर में एक ऐड करते हैं और टोटल पावर नीचे, तो t का पावर 1 ऑलरेडी था तो 1 में 1 ऐड किया 2 और 2 नीचे। तो और एक्चुअली में dt का इंटीग्रेशन t हो जाता है, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है t, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो फाइनली क्यों किसके इक्वल आ गया। चलो अगले पेज में चलते हैं, अपन अगले पेज में चलते हैं। फाइनली क्यों किसके इक्वल आ गया, 3t + t² 0 to 4, ठीक है, एग्जैक्टली बहुत बढ़िया। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, अपर लिमिट यानी अपर लिमिट 4 है। आई होप इंटीग्रेशन का एक बेसिक रूल आपको पता हो, माइनस लोअर लिमिट यानी लोअर लिमिट 0 है, ओके। तो ये तो 0 हो गया और ए भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो फाइनली चार्ज कितना आ रहा है, 3 4 12 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। फाइनली 28 कूलम आंसर आ गया हमारा, 28 कूलम हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, इज इट। सो फर्स्ट पार्ट यही है दोस्तों। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट देखते हैं, व्हाट कांस्टेंट करंट वुड ट्रांसपोर्ट द सेम चार्ज इन द सेम टाइम इंटरवल। ओके, व्हाट कांस्टेंट करंट would transport the same charge in the same time interval, ओके ठीक है। तो क्या कांस्टेंट करंट वो होगा, तो हमें पता है बी पार्ट अब क्या होगा ना, कांस्टेंट करंट के बारे में वो बता रहे हैं, तो हमें पता है करंट dq by dt कह लो या q by t कह लो, तो यार dq by dt कह लो या q by t कह लो। तो q कितना है 28 कूलम, अभी हमने निकाला, और कितने सेकंड में, 4 सेकंड में, तो इसे डिवाइड करो 7 4 28, तो 7 एम्पेयर क्या आ जाएगा आंसर। सो फाइनली 7 एम्पेयर।
आंसर है आपका। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भाई प्लीज पेन कॉपी लेके बैठिए आप लोग, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है भाई। और हर एक डेरिवेशन के नोट्स आपको मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब समझ रहे हो ना। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, लेक्चर कैसा लगा, तो प्लीज़ यार मतलब अपना कमेंट जरूर, मतलब अपना जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ठीक है। और वैसे ही अगले लेक्चर में मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पूरा डेरिवेशन लेके आने वाला हूँ और उसके ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। और इन द एंड ऑफ द लेक्चर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करते ही, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस चैनल पे आप मतलब बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करने वाले हो, मतलब लगा लो अगर आप कंसिस्टेंट हो इस चैनल पे, तो भाई फुल आउट ऑफ फुल आप ले जा सकते हो सीबीएसई में बड़े आराम से। सो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, है ना, और ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इज इट। सो आई थिंक दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। करंट पासिंग थ्रू अ वायर डिक्रीजेस लिनियरली फ्रॉम 10 एम्पेयर टू 0। ऑब्वियसली देखो करंट देखो 10 एम्पेयर टू 0 एम्पेयर है ना, 10 एम्पेयर पे था, 10 एम्पेयर पे था, कहाँ 0 एम्पेयर पे आ गया, ठीक है, इन 4 सेकंड। ऑब्वियसली टाइम कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4 सेकंड, ठीक है। ओके, फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन द इंटरवल। तो टोटल चार्ज फ्लोइंग मैंने आपको क्या बताया था, टोटल चार्ज फ्लोइंग किसके इक्वल होता है, टोटल चार्ज फ्लोइंग इज इक्वल टू एरिया अंडर आईटी ग्राफ। एरिया अंडर, अभी तो हमने पढ़ा था आईटी ग्राफ। तो अच्छा ये देखो, इसका अंदर ये वाला एरिया अपन को चाहिए, तो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ओके, तो हाफ बेस कितना दिख रहा है आपको, बेस आपको दिख रहा है 4, और सभी एसआई यूनिट में होनी चाहिए। तो टाइम तो 4 सेकंड यानी एसआई में ही है, और ये भी 10 एम्पेयर एक्चुअली। तो करंट और मतलब 0 to 10 है ना, तो ये कितना है, 10 एम्पेयर एक्चुअली, ठीक है। तो हाइट कितना है, 10 है, तो इसे 2 से जब कैंसिल आउट करोगे तो 2 इंटू 10 कितना आ गया, 20 कूलम चार्ज आ गया। फाइनली आपका आंसर है, मिल गए पूरे नंबर, इज इट, ठीक है। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आया है, तो प्लीज कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करना।